हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। जैसे इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी है उसको ड्यूडेनम, दुओडेनम, इलियम के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इलियम और जो सीकम होता है, ठीक है, इन दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पे इलियो सीकम स्फिंक्टर बनता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो अभी आपका देख रहे हो सीकम है, ठीक है, इलियम के जस्ट पास सीकम शुरू होता है। अब सीकम से हमारे आगे क्या होता है, कॉलन आता है। तो यहाँ पे चार तरह के कॉलन होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास असेंडिंग कॉलन, इसी मूवमेंट्स के थ्रू यहाँ पर ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है इस मूवमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे पहले असेंडिंग कॉलन से जाएगा, ट्रांसवर्स कॉलन से होता हुआ यहाँ पे आपका डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, देन रेक्टस, देन एनस। ठीक है, फाइनली वो एनस तक पहुंचकर हमारी बॉडी से पास हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, तो इसको हम इसको पहले थ्योरेटिकल वे में पढ़ेंगे, देन इसका डायग्राम के थ्रू आपको हल्का सा सब कुछ, मतलब इसमें जो भी आपको डाउट है सब क्लियर क्रिस्टल हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं थ्योरेटिकली। लार्ज इंटेस्टाइन में आप देखो यहाँ पर पहले हमारे पास सीकम, कॉलन, रेक्टस आता है। ठीक है, आपका कॉलन सीकम जो है, सीकम आपका एक स्मॉल ब्लाइंड सैक टाइप होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वही सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हमारे पास वर्मीपोर अपेंडिक्स भी है। वर्मीपोर अपेंडिक्स क्या होता है, एक तरह से हमारा विस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पे हल्का सा जो आपको ये दिख रहा है, ये छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। इसमें आपने सुना भी होगा अपेंडिक्स के बारे में। तो अपेंडिक्स में क्या होता है, इसमें हल्का सा स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिस वजह से हमें इसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है सीकम ओपन इनटू द कॉलन। कॉलन के अकॉर्डिंग ओपन होती है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, देन सिग्मोइड कॉलन, ऐसे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो ये यहाँ पे सब देखो, यहाँ पे डिसेंडिंग पार्ट जो है ओपन होता है रेक्टस के अंदर, देन फर्दर ये ओपन होता है एनस के थ्रू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें लॉन्ग की, कि हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कितनी मीटर लॉन्ग है। आपने देखा था जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, लेकिन हमारी अगर 3 मीटर का हाफ कर 1.5 हो जाएगा, लेकिन तो 1.5 मीटर कितना है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, तो 2.5 मीटर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। अगर उसके डायमीटर की बात करें तो 6.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चरली, ये चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला हमारा आता है सीकम, कॉलन, रेक्टस, एनल। ठीक है, तो ये चार पार्ट में इसको डिवाइड किया है। देन ओपनिंग फ्रॉम द इलियम इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन इज गाइडेड बाय द फॉल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड इलियोसिकम स्फिंक्टर। यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, आप इसको वॉल बोल सकते हो। ठीक है, इस वॉल के थ्रू आपका अनडाइजेस्टेड फूड आपका सीकम के अंदर, फिर कॉलन से होता हुआ आपका रेक्टस के थ्रू जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, हैंगिंग इंफीरियर टू द इलियोसिकम वॉल इज द सीकम, स्मॉल पॉच अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड ऑब्वियसली बात है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है अटैच्ड टू द सीकम इज अ ट्विस्टेड colloid tube measured about 8 centimeter in length and called the appendix, vermiform appendix इसको बोल सकते हो। तो appendix वही है। ठीक है, अब इसका क्या होता है, open end of the cecum marches with the long tube called the column। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब जाती है, उसमें आपके पास असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, ठीक है, ये सब कॉलम्स आती हैं। अब हम बात करते हैं रेक्टम की। रेक्टम जो होता है लास्ट 20 सेंटीमीटर ऑफ द जीआई ट्रैक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जो आपका है, आपका लास्ट में पार्ट आ रहा है रेक्टम होता है। ठीक है, वो कितना है, 20 सेंटीमीटर ऑफ द जीआईटी ट्रैक एंड द लाइज एंटीरियर टू द सेकम। एंटीरियर टू सैक्रम आपने पढ़ा ना, कॉकी और सैक्रम हमारी, आपने उसमें पढ़ा भी, उसमें भी पढ़ा होगा जो आपका बैकबोन होती है। ठीक है, उसमें वर्टिब्रेट्स वगैरह, सीकम की वर्टिब्रेट्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा सीकम और कॉकीज। अगर आपने नहीं पता है तो अभी के लिए फिलहाल छोड़ दो। ठीक है, बाद में आप देख लेना। देखो यहाँ पे है टर्मिनल 2.2 से 3 सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टम से कॉल्ड एनल किनाल। अब 2 सेंटीमीटर से या 2 या 3 सेंटीमीटर की अगर आप मेजर करोगे तो उसके बाद जो आपका पार्ट आता है वो एनल केनाल का आता है। मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। देखो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है रेक्टस। ठीक है, सॉरी रेक्टम जो है, रेक्टम से जस्ट आपके 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर के बाद आपका आता है एनस। तो आपका ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो एनस का है। ठीक है,
नेक्स्ट है द म्यूकस फोल्ड कॉल्ड एनल कॉलम्स कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। यहाँ पे एक फोल्ड होता है, मैं अभी उसके बारे में आपको दिखाऊंगी। इसका बहुत ही फोल्ड होता है वहाँ पे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्टरीज और वेन्स का, आर्टरीज और वेन क्या होती है, सर्कुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर, ठीक है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो एनएस के थ्रू हमें देती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, तो वहाँ से हमारी जो मेडिसिन है ब्लड में जल्दी जाएगी और वहाँ पे हमारे बॉडी में जो ओनसेट एक्शन है वो बढ़ाएगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओपनिंग ऑफ द एनल किनार ऑफ द एक्सटीरियर कॉल्ड द एनस इज गाइडेड बाय द इंटरनल एनल स्फिंक्टर ऑफ द स्मूथ मसल्स। ये जो हमारे यहाँ पे स्फिंक्टर्स भी होते हैं, देखो इसको मैं अभी थ्योरेटिकल पूरा मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अभी आपको पूरा फिजियोलॉजिकल पूरा नेट में मैं आपको उसको दिखाने वाली हूँ, ठीक है, चिंता मत करो। अभी आपको जो दिख रहा है ना एंटीरियर एनल क्या होता है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल आपका है। तो एक्सटर्नल में क्या है आपका, पहले इंटरनल देख लेते हैं। इंटरनल एनाल जो है स्फिंक्टर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये स्फिंक्टर आपको मैंने बताया था, स्फिंक्टर रबर टाइप होते हैं, टाइप से, ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं। ये जब हमारा फूड, आपने स्टमक वाला भी देखा होगा, जब हमारा फूड स्टमक में आ जाता है तो स्फिंक्टर बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं ताकि हमारा फूड दोबारा वापस इसोफेगस में ना जाए। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ठीक है, एनएस में। तो यहाँ पे दो स्फिंक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो स्फिंक्टर होता है वो इनवॉलंटरी होता है, वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। जब हमें फील होता है कि हाँ हमें स्टूल को पास करना है, लेकिन हम इमिडिएटली तो नहीं करते ना ऐसा, हम पहले जब तक लोकेशन पे नहीं पहुंच जाते तभी हम अपने स्टूल को पास करवाते हैं, क्योंकि हम हमारे अकॉर्डिंग भी वो चलता है, ठीक है। हम जब तक नहीं चाहते तब तक वो पास नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो होता है ये स्केलेटल मसल्स का होता है। स्केलेटल मसल में जो होता है ये वॉलंटरी होता है, यानी हमारे कंट्रोल के अंदर होता है। एक दो स्फिंक्टर होते हैं, एक तो हमें जो पूरा हमें कर रहा है, गाइड कर रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है कि अब हम आपको स्टूल पास करना है, लेकिन हम हमारी मर्जी है ना कि हमें स्टूल पास करना नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारी मर्जी यानी हमारे अकॉर्डिंग जो चलता है वो आपका एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर होता है, एनाल के स्फिंक्टर होता है, वो स्केलेटल मसल्स का होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स यानी जो हमारी वॉलेंटरी मसल्स होती हैं, जो हम हमारे काबू में होती हैं। अब जो हमारा इंटरनल, अगर हम बात करें इंटरनल स्फिंक्टर की, वो इनवॉलेंटरी होती है। अब इसके अंदर स्मूथ मसल्स आ जाती है, ठीक है। नॉर्मली these sphincters keep to anus closed except during the elimination of the feces, ठीक है। यानी जब एलिमिनेशन होता है फीसिस का तब ये मतलब बंद नहीं होती, ठीक है, वैसे जनरली बंद रहती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसी चीज को आपको एक बार स्ट्रक्चरली आपको बता देती हूँ। देखो ये डायग्राम पूरा हो गया, ठीक है। इसमें हमारे पास ये कॉलम वगैरह थे, अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम भी दिए हुए हैं इस डायग्राम में। आप यहाँ पे अगर आपको हिपैटिक दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको स्प्लेनिक आपको कॉलम दिया हुआ है, एक बार देख लेना अगर आपको पढ़ना है, ठीक है। मेजर आपको पूछ जाते हैं 4 वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ये एक्सरे के थ्रू आपको दिखाया है, एक्सरे इमेज दिखाई कैसा इंटेस्टाइन हमारा अंदर से होता है। ये रियल पिक्चर है, आप देख सकते हो, रियल हमारा ऐसा इंटेस्टाइन होता है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो ये जो पार्ट है आपका है, ये इलियम का पार्ट है, ठीक है। टर्मिनल ऑफ इलियम है, कट करके आपको दिखाई है। इलियम मैंने आपको बताया था, इलियम, और यहाँ पे इलियोसिकम स्फिंक्टर मैंने आपको बताया था, ठीक है, जहाँ पे इलियम और जो आपका सीकम है दोनों आके अटैच होती हैं, ठीक है। तो इलियम सीकम जो आपका स्फिंक्टर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे इसको इलियम सीकम बॉल आप बोल सकते हो। तो ये स्फिंक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस स्फिंक्टर के थ्रू यहाँ से हमारा जो फूड है फर्दर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखाया है, देखो इसमें आपको देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पार्ट दिखाया है आपको। अब यहाँ पर ये आपका सीकम दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर स्फिंक्टर्स, ये आपको एक स्फिंक्टर ये वाला हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊँ इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मैंने आपकी बात की थी, देखो यहाँ पर एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर जो स्केलेटल मसल्स का है, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में होता है। देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हो ना ये स्मूथ मसल्स, ठीक है। सो स्केलेटल मसल जो है ये वाली एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल है, ये हमारे वोलेंट्री होती है, ठीक है, जो हम अब कंट्रोल कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर जो इंटरनल है, जो अंदर वाली साइड है ये वाली, ठीक है, इंटरनल एनाल स्फिंक्टर जो है स्मूथ मसल है, जो इनवॉलेंटरी होती है, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे इतना जो गैप है आप देख सकते हो, रेक्टम ये इधर है आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बाकी तो आपको स्मूथ मसल्स वगैरह होते हैं। जस्ट इस डायग्राम के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि इंटरनल एक्सटर्नल मसल्स कहाँ पे किस तरह लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर अब जो ये मैंने आपको बात की थी एनाल कॉलम की, एनाल कॉलम जो होता है ये आपको देख रहे हो एनाल कॉलम होता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है। आप देखो ना ये चीज कट करके दिखाई है, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल कितनी सारी सप्लाई है ब्लड्स की, ठीक है। आपको आर्टरीज वेन्स आपको दिखाई दे रही है, यानी आपको बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे हम किसी मेडिसिन को, कुछ कोन शेप की मेडिसिन होती हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे उन मेडिसिन को इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम स्पोस्ट्रीज बोल देते हैं, ठीक है। स्पोस्ट्रीज जब हम इसको इंसर्ट करते हैं लुब्रिकेशन के लिए होती है। जब किसी का स्टूल या वगैरह पास नहीं हो रहा होता ना, तब हम इसको लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ताकि जो स्टूल है वो इजिली पास हो। अब देखो यहाँ पे सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, और यहाँ से जो आपका ब्लड की जो बायोबिलिटी है, आप बोल सकते हो जो एब्जॉर्प्शन है मेडिसिन की, वहाँ पे इजिली हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस के बारे में, काफ़ी सारे फंक्शन है। तो फर्स्ट हमारा होता है अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करना, ठीक है। जो हमारा फूड बच जाता है, जो हमें न्यूट्रिशन नहीं दे सकता बाकी आगे, उसको अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं इसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अमाइनो एसिड्स होते हैं काफ़ी सारे, इसका एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर। आयंस होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, और बाइल सोल्ट्स होते हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब तीसरा फंक्शन क्या है, सिक्रीशन ऑफ बायोकार्बोनेट आयंस एंड म्यूकस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। आपको पता है हमारा जो फीसिस होता है कितना मतलब एक तरह से स्मेल प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब स्मेल क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया करते हैं, याद रखना। बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिस वजह से वो इतनी जो रोटन एग स्मेल होती है, ठीक है, जब अंडे सड़ जाते हैं तो उसकी स्मेल जो होती है, उस वैसी स्मेल यहाँ पे हमारे फेसेस से आती है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे सिक्रेशन होता है बायोकार्बोनेट आयंस का और म्यूकस का, ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, बैक्टीरिया की जो यहाँ पे बैक्टीरिया ने एसिडिटी प्रोड्यूस की है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब और भी काफ़ी सारे हैं, देखो उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा ही रह गया। अब देखो यहाँ पे बैक्टीरिया भी होते हैं काफ़ी सारे, इकोलाई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और आपका स्ट्रेप्टोकोकस आपका फेशियल बैक्टीरिया हो गया, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, जो आपका बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन पता है क्या होता है, जब आपका स्प्लीन, आपको पता है स्प्लीन आरबीसी को ब्रेक डाउन करते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लीन, जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो आपका स्प्लीन है, ठीक है। यानी 120 डेज की जो लाइफ साइकिल होती है रेड ब्लड सेल की, वो कौन करता है, डिसाइड कौन करता है, स्प्लीन। स्प्लीन ही रेड ब्लड सेल को वहाँ पे डेड करता है। तो ये क्या करता है, बिलिरुबिन जो होता है वहाँ बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, इसका भी पूरे प्रोसेस होता है। स्प्लीन जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। तो बिलिरुबिन इसमें क्या होता है, बिलिरुबिन टू यहाँ पे यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे एक तरह से स्टेरकोबिलिनोजन यहाँ पे इसको प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। कन्वर्ट करने वाला एंजाइम आप बोल सकते हो, बैक्टीरिया सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है यूरो बिलोनोजन जो है, ये आपका जो कुछ अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, कुछ अमाउंट में, सम अमाउंट में क्या होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। यहीं से ये भी यहीं से लार्ज इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होकर क्या होगा, ये एक्सक्रीटेड होगा यूरिन से, जो यूरिन का कलर आता है ना, ठीक है, डार्क येलोइश कलर, जैसे भी कलर वो होता है, ठीक है, तो इसी वजह से आता है, ठीक है। यूरो बिलोनोजन की वजह से ही आता है वो कलर भी, ठीक है। अब यूरो बिलोनोजन जो यहाँ पे आपको दिख रहे हो स्टेरकोबिलिनोजन है, ये क्या करता है, रिमेनिंग विद इन द कॉलन एंड कन्वर्टेड टू द यूरोबिलिन्स एंड स्टेरकोबिलिन्स बाय द एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यही जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों प्रोडक्ट्स बाद में इन्हीं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आप जब ये कन्वर्ट होंगे किसके एक्सपोज में आने से, ऑक्सीजन के एक्सपोज में जब ये आएंगे, तो ये आपका यूरोबिलिन्स और आपका स्ट्रेप्टोबिलिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका ये पिगमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो आपका फेसिस का कलर होता है ये इन्हीं की वजह से होता है। तो यहाँ पे लिखा है, दिस पिगमेंट इन द वेरियस प्रोपगेशन गिव्स फीसिस अ येलोइश ब्राउन, और ब्राउनिश कलर जो आता है फीसिस का, वो इन्हीं वजह से आता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो है, बैक्टीरिया एक्शन ब्रेक्स डाउन द पेप्टाइड दैट रिमेन इन द फीसिस एंड जनरेट। अब देखो यहाँ पर हमारा जो पेप्टाइड जो बच जाता है उसको ही ये जो बैक्टीरिया है उसको एक्शन करके उसको ब्रेक करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जनरेट क्या करता है, अमोनिया जनरेट करता है, इंडोल जनरेट करता है, ठीक है। एक काफ़ी सारे की मतलब एक तरह से टाइप ऑफ केमिकल्स आप बोल सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, और गैसेज हो गए काफ़ी सारी, ठीक है। रोटन एग जैसी जो स्मेल होती है वो भी इन्हीं की वजह से होती है, ठीक है। जो फीसिस हमारी स्मेल होती है रोटन एग जैसी, वो इन्हीं जो हमारे पास केमिकल से बने हैं, अमोनिया वगैरह से, ये जो बना है इन्हीं बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया बनाते हैं। जब पेप्टाइड जो बच जाता है, इस पेप्टाइड को तोड़कर ये जो सारे केमिकल्स है ये बनते हैं, ठीक है। अमोनिया हो गया, इंडोल हो गया, इन्हीं की वजह से ये जो रोटन एग की स्मेल है वो हमारे फीसिस से आती है, ठीक है। बेसिकली ये बैक्टीरिया ही कर रहे हैं सब कुछ, बैक्टीरिया की वजह से ही होता है सब, एंड दीज आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्डर ऑफ फीसिस, यही मतलब सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर द कम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स जो
सेलुलोज है, प्रोवाइड्स अ रिलायबल न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर द बैक्टीरिया इन द ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हम खाने में इतना सेलुलोज खाते हैं, पॉलीसेक्रेट्स खाते हैं, ठीक है, यही इन बैक्टीरिया का एक तरह से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यही से न्यूट्रिएंट लेते हैं सारा, ठीक है। देखो अब लास्ट थोड़ा सा रह गया है, बस इतना ही आज मैं कराने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाज वगैरह है, ऑर्गन्स है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में शुरुआत करेंगे इसकी। अब देखो यहाँ पे मेटाबॉलिक, अगर हम बात करें मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ दिस बैक्टीरिया क्रिएट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लटस। फ्लटस क्या होता है, जो गैस होती है ना हमारे पेट में, ठीक है, होती है, तो उस गैस जो होती है उसको हम फ्लटस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उस वजह से यहाँ पे फ्लटस और जो इंटेस्टाइन में गैस क्रिएट होती है वो यहाँ पे बनती है। एंड द फूड विच लार्ज अमाउंट ऑफ इनडाइजेबल कार्बोहाइड्रेट्स। देखो जो बीन्स जब हम खाते हैं ना, कुछ बीन्स खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज़्यादा अमाउंट होता है, ठीक है, जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम लार्ज अमाउंट में ये ऐसा कुछ डाइजेस्टिबल मतलब कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, जैसे बीन्स वगैरह हो गए, तो स्टिमुलेट करती हैं बैक्टीरिया को गैस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इनकी वजह से ज़्यादा गैसेस होती है, ये आपने जल्दी सुना भी होगा बीन्स खाने से गैस होना, ठीक है, ये होता भी है, क्योंकि इनका क्या मेन रीज़न क्या है कि जो इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे बीन्स आप देख रहे हो यहाँ पे, तो स्टिमुलेट करते हैं बैक्टीरिया को गैस प्रोड्यूस करने के लिए। सो यही था आज का मेन टॉपिक। सो ये डायग्राम है, अगर आपको अच्छे लगे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो मैं मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो मैं आपको, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको क्लिक करके आप ऑब्वियसली वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, डायग्राम्स अच्छे लगे हैं, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।